नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग राजस्थान जुडिशरी की, तो जैसे कि आप सबको पता है कि राजस्थान जुडिशरी के एग्ज़ाम में नया सिलेबस आ गया। पहले वाले सिलेबस में हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ नहीं होता था, वो भी जुड़ गया है। एक्साइज आईटी नहीं था, वो भी जुड़ गया है। पार्टनरशिप शैलो गुड्स एक्ट नहीं था, वो भी जुड़ गए हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट और साथ में एनए एक्ट जो बड़ा कंप्लीट जुड़ गया। लेकिन ऐसा देखा जाए तो राजस्थान के अंदर 2018 तक आपके सेलो गुड्स भी आता था, मुस्लिम लॉ भी आता था, हिंदू लॉ भी आता था, पार्टनरशिप एक्ट भी आता था, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आता था, आईटी एक्ट भी आता था, एनआई भी कंप्लीट आता था। पर एनआई फिर भी कंप्लीट नहीं आता था, थोड़े चैप्टर्स ज़्यादा थे। पूरा एनआई कब एक नहीं था, उसके थोड़े चैप्टर्स छोड़े हुए थे। लैंड रेवेन्यू में भी कुछ चैप्टर्स डिसाइडेड थे, लेकिन एक्साइज एक्ट नहीं था और एक्साइज एक्ट अब नया जुड़ गया। तो इसी कड़ी में बात करते हैं आईटी एक्ट की। तो ये पढ़ते हैं आईटी एक्ट हम। साथ ही आईटी एक्ट जो है कहाँ कहाँ आता है, ये दिल्ली हायर जुडिशरी में भी आता है, ये एमपी लोअर जुडिशरी में भी आता है। तो आईटी एक्ट का काफ़ी जगह पे आना चाहिए और इसकी ज़रूरत भी पड़ गई, क्योंकि जब भी हम पोक्सो एक्ट पढ़ते हैं तो पोक्सो के साथ आपको आईटी का सेक्शन लगाना ही पड़ता है। जैसे अभी हाल ही में चल रहा है कि क्या कोई आपकी फ़ोटो यूज़ कर सकता है आपकी परमिशन के बिना। आपकी फ़ोटो कैसे, जैसे मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गए, आप आईएएस बन गए, आपने उस कोचिंग में कभी ज्वाइन ही नहीं किया और वो आपकी फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और आपकी फ़ोटो भी कहाँ से ली उन्होंने, फेसबुक से ले ली है, इंस्टाग्राम से ले ली है, तो वो वहाँ से यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? तो याद रखना, जो फ़ोटो आपकी पब्लिकली ऑलरेडी पड़ी है और उसका कोई यूज़ जो है क्या बोलते हैं बैड इंटेंशन के लिए नहीं यूज़ करता है, तो आपकी फ़ोटो कोई भी यूज़ कर सकता है। बट अगर किसी का बैड इंटेंशन हो और आपके नाम से कोई तरह का मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो वो आपकी फ़ोटो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही आपकी कोई ऐसी फ़ोटो जो अनलॉक पड़ी है, उसका कोई यूज़ करता है, तो उसको भी आप केस कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 आपका राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। तो वो कैसे पता चलेगा कि आपकी फ़ोटो जो इंस्टाग्राम पे पड़ी है, फेसबुक पे पड़ी है या कोई भी व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो कैसे पता चलेगा कब वो यूज़फुल होगी, मतलब यूज़ ले सकते कब नहीं? ये आईटी एक्ट में। एक होता है बेटा आरटीआई एक्ट, आरटीआई है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। एक आईटी एक्ट, एक होता है राइट टू एजुकेशन। तो कई बार कंफ्यूज होते हैं आरटीआई में और आईटी एक्ट के अंदर। तो ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो 2000 में आया है, एक्ट नंबर इसका 21 है। तो यहाँ पे जो क्लास हम ले रहे हैं आईटी एक्ट की, वो ले रहे हैं जुडिशरी पॉइंट से, स्पेशली आरजेएस, एमपीजेएस, दिल्ली एडीजी के अकॉर्डिंग ही हम इसको पढ़ रहे हैं। हम लोगों के यहाँ पे जैसे मैंने बताया फाउंडेशन बैच भी चलते हैं। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस एक कोचिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट है राजस्थान जोधपुर के अंदर। यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग क्लासेस सब मिलती है। तो फाउंडेशन बैच हमारे चलते रहते पूरे साल भर के लिए। रैपिड रिवीजन में इंडिया के हर स्टेट को पढ़ाती हूँ, चाहे आंध्र प्रदेश का सिलेबस है वो भी मैं कंप्लीट कराती हूँ, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे राजस्थान का। तो उसी कड़ी में हम लोगों के फाउंडेशन बैच भी चलते रहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं आईटी एक्ट। इसका नाम है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। ये चैप्टर्स के अंदर 13 है, टोटल सेक्शंस में 94 हैं। इसमें 4 शेड्यूल दी गई। एक ज़माना था जब आरजेएस का पेपर स्टार्ट हुआ, जो हाई कोर्ट ने शुरू किया करना, तो 2013 में सिर्फ यही सवाल पूछे थे, इस एक्ट में कितने शेड्यूल हैं, इस एक्ट में कितने शेड्यूल है, शेड्यूल 2 किससे रिलेटेड है, शेड्यूल 4 किससे। क्योंकि फर्स्ट टाइम हाई कोर्ट ने जब पेपर बनाया ना, अब 2013 का पेपर उठाना, आप सोचेंगे कि अरे यार बैरक के अंदर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ढंग से बैरक के ओवरव्यू ही पढ़ लिया तो भी प्री निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा ओवरव्यू पता होना चाहिए। मैंने याद है एम्स का लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया और वहाँ पूछा गया था सीपीसी का ऑर्डर 8 क्या है। वहाँ पूछा गया था प्ली बार्गेनिंग कहाँ से कहाँ तक दी गई है। तो जब मैं पेपर दे बड़ी खुश होते हैं, इतने ईजी आते हैं। बट उस समय क्या होता है कि सिलेबस हमें पता नहीं होता, लगभग 60+ सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो उसमें बाद में पता चला कि ये सिलेबस है, तो एक अलग चीज़ है। फिर मौका मिलेगा तो जरूर देंगे। तो इसलिए पता होना चाहिए कि उसका चैप्टर्स कितने हैं, सेक्शंस कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं, सिग्नेचर कब हुआ, कमेंसमेंट कब हुआ, ये सब तो चाहे एग्जाम में आए चाहे नहीं, आपको पता होना चाहिए। आपको मेरे घर पहुंचने के लिए घर का एड्रेस, गली नंबर, घर के सामने क्या लोकेशन, वो सब पता होनी चाहिए। डायरेक्ट मेरे घर में आप नहीं पहुंच सकते, एरोप्लेन से नहीं आ सकते, सीधे टपक नहीं सकते हो। तो जिस घर में जाना है उस घर का रास्ता पता होना चाहिए। तो आईटी एक्ट के तो मेरे पास 13 चैप्टर है, 94 मेरे पास सेक्शंस है, 4 मेरे पास शेड्यूल है। मेरा कमेंसमेंट जो है 17 अक्टूबर को हुआ है। अक्टूबर 2000 को हुआ है। सिग्नेचर मेरे 9 जून को हुए हैं, तभी इसका जन्मदिन आ ही रहा है, क्योंकि जो वीडियो बन रहा है 5 जून को बन रहा है, तो 4 दिन बाद इसके सिग्नेचर की डेट आ रही है। और 2000 में हुआ है। चलते हैं हम चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 कहता मैं हूँ प्रीलिमिनरी। उससे पहले इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ बताती हूँ एक्ट का। अभी जो अमेंडमेंट हुआ बीएनएसएस में, बीएनएस के अंदर और आपके बीएसए में, अब पूरा रोल इसी का ही है। आप इसको ढंग से पढ़ना ताकि ये सब आपको कहाँ काम मिलेगा, तीनों क्रिमिनल लॉ में, ये भी ध्यान रखना।
चैप्टर 1 कहता है प्रीलिमिनरी, जैसा सबका है वैसा इसका है, प्रारंभिक है 1 2 का 2। चैप्टर 2 कहता है डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। जब हम वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं डिजिटल इंडिया, तो भैया जब डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो आता है चैप्टर 2 कहता है मैं हूँ डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जो बात करता है आपके सेक्शन नंबर 3 से लेकर 3A तक। चैप्टर 4 कहता है मैं हूँ आपका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जो बात करता है 4 से 10A। अब आया सवाल कि मैडम ये जो सेक्शन 1 से लगा के 10A तक है, इसमें कौन सा सेक्शन पढ़ना चाहिए, बड़े खतरनाक है, ये तो याद ही नहीं होता, टर्म ही याद नहीं होती। बिल्कुल आप सही हो, तो आप सिर्फ सेक्शन 2 को रटो, क्योंकि डेफिनेशन क्लोज से जो की पेयर्स हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं आरजीएस में पहले भी, पुराने पेपर उठा के जरूर देखना। तो डेफिनेशन क्लोज तो आपको रटना ही पड़ेगा। लेकिन चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, इनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इसका क्या याद होना चाहिए, सेक्शन का टाइटल याद होना चाहिए, वो सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 3 कहता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है 4 से 10A। चैप्टर 4 कहता है एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड क्या होता है डिस्पैच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। क्या कहता है अभिलेखों का अधिकार, उसकी अभिस्वीकृति और प्रेषण करेंगे 11 से लेकर 13 तक। ये भी हमारे लिए एग्जाम पॉइंट से ज़्यादा काम का नहीं रहता है। देन आता है चैप्टर नंबर 5 कहता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड आता है आपके पास सिग्नेचर। ये सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और रिकॉर्ड्स हम पढ़ चुके हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 80 हम पढ़ते हैं 86, वहाँ देखिएगा, वहाँ पे दोनों दे रखा है। पहले हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था, उसके अंदर दे रखा है 85B के अंदर दे रखा है। तो ये देखो सिक्योर्ड यहाँ है, लेकिन इसकी एविडेंस वहाँ यूज़ होती है 14 से 16 तक, तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम में काम आएगा। तो चैप्टर 1 कहता है प्रीलिमिनरी, 2 कहता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, 3 कहता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, 4 कहता है एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच करना, और 5 कहता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिग्नेचर, जो बात करता है आपके 14 से 16। नाउ चैप्टर 6 कहता है रेगुलेशन करेंगे। अब 6 कहता है रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, प्रमाणकर्ता प्राधिकार का विनियमन। सेक्शन 17 अपने आप में क्वेश्चन देता है, यहाँ पे आपके ऑफिसर्स आ जाएंगे, अथॉरिटीज आ जाएंगी, जो बात करता है 17 से लेकर 34 पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्री के क्वेश्चन भी बनते हैं, मेन के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चैप्टर 1 कहता है मैं आपका प्रीलिमिनरी हूँ, 2 कहता है मैं आपका सिग्नेचर हूँ, 3 कहता है मैं आपका गवर्नेंस हूँ, तो 4 कहता है मैं आपका एक्नॉलेजमेंट हूँ, तो 5 कहता है कि मैं सिक्योर की बात करता हूँ, तो 6 कहता है मैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बुलाता हूँ, तो 7 कहता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट दे दो। क्योंकि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम बहुत सारी जगह पे पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट कौन देगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो याद आया, हम पढ़ते थे पहले सेक्शन 47A 45A, तो ये काम आता था इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 35 से लेकर 39 तक। देन आता चैप्टर नंबर 8 कहता है सब्सक्राइबर, बिना सब्सक्राइबर के काम नहीं होता है। और सेक्शन 66 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्लियर लिखा है बर्डन ऑफ प्रूफ सब्सक्राइबर पर होते हैं जब सब्सक्राइबर के सिग्नेचर को प्रूव करना है। तो ऑब्लिक करके लिख दीजिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 66। तो सब्सक्राइबर की ड्यूटीज है 40 से लेकर 42, और ये ड्यूटीज जाके कहाँ प्रूव होती है, वहाँ पे अपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। यहाँ पे की पेयर होता है, एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है, ठीक है। तो की पेयर के बारे में बता रखा है सेक्शन 42 के अंदर। चैप्टर 1 कहता है मैं आपकी प्रीलिमिनरी हूँ, 1 2 का 2 हूँ। चैप्टर 2 कहता है मैं आपका डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हूँ, 3 से 3A। चैप्टर 3 कहता है मैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हूँ, कहना ई गवर्नेंस, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है ये 4 से लगा के 10A। चैप्टर 4 कहता है मैं आपकी हूँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करता है, एक्नॉलेजमेंट की बात करता है, आपके डिस्पैच की बात करता है 11 से 13। चैप्टर नंबर 5 कहता है मैं सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हूँ आपकी 14 से 16। 6 कहता है मैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बुलाऊंगा 70 से 34, 17 दूना 34। चैप्टर का नाम याद होगा आपका नंबर 6, 17 दूना 34। एंड 7 कहता है मैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट हूँ 35 से लेकर 39 तक। और 8 कहता है सब्सक्राइबर की ड्यूटी 40 से 42। नाउ चैप्टर 9, अगर आप अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करोगे तो आइए आपको पेनल्टी देंगे, कंपनसेशन देना पड़ेगा, एडजुडिकेशन करेंगे। 43 से लेकर 47 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, दिल्ली जुडिशरी का पेपर उठा के देखिएगा, आपको क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ से। देन आता है चैप्टर नंबर 10 अपील अथॉरिटी, जिसके पास भी पुराना बैरेक्ट है सब चेंज कर दीजिए, जिन्होंने 2018 से पहले आरजीएस दे रखा है। अब वो बैरेक्ट काम नहीं आएगा क्योंकि अथॉरिटी सारी चेंज हो गई, इवन अपीलेट अथॉरिटी भी चेंज हो गई। दिल्ली हायर जुडिशरी का क्वेश्चन था लास्ट ईयर, तो ये याद रखना सब कुछ चेंज हो गया, बहुत सारे सेक्शंस डिलीट हो गए। तो जिसके पास भी 2018 का जिसने आरजीएस दिया है, 16 का आरजीएस दिया है, 15 का दिया है, और ITEC जिनके पास पुराना है वो फेंक दीजिए और नया लेकर आए, क्योंकि सारा चेंज हो चुका है। हम बात करते हैं पहले ट्राइब्यूनल की, जो बात करता है 48 से लेकर सेक्शन नंबर 64। देन आता है चैप्टर 11 ऑफेंसेस, सेक्शन वाइज क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एग्जाम के अंदर।
65 से लेकर 78 तक लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा टाइटल बेस याद होना चाहिए। हालांकि राजस्थान में तो 2 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, लेकिन दिल्ली के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एमपी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो जैसा मान लो हमारी क्लास में चल रहा है तो हम तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, दिल्ली के लिए, एमपी के लिए और राजस्थान के लिए। जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं हमारे, क्योंकि हम इंडिया के सारे स्टेट पढ़ाते हैं ना, पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट को ज्वाइन कर सकते हैं, मोर देन 1 स्टेट ज्वाइन कर सकते हैं, मोर देन 3 स्टेट ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो कॉमन सब्जेक्ट है वो इस तरह से पढ़ाते हैं कि आप चाहे जेलो का एग्जाम दे दो, या यूपी को दे दो, या आंध्र प्रदेश का दे दो, गुजरात का दे दो, चाहे आप गुजरात में भी IT एक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जिस भी स्टेट में जाओगे काम आएगा आपके। तो अब जैसे मान लो राजस्थान की बात करो तो राजस्थान में तो इतने सारे क्वेश्चन बनते ही नहीं, मुश्किल से फिक्स क्वेश्चन है कि ये 15 क्वेश्चन पढ़ लो उसमें से आ जाएगा। लेकिन वो 15 क्वेश्चन याद करने के लिए एक्ट तो पूरा पता होना चाहिए ना, तभी तो कंटेंट आपको समझ में आएगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 कहता है 65 से लेकर के 78 तक, और चैप्टर नंबर 12 कहता है अब आएंगे आपके मध्यस्थ, जो कि 2 लोगों के बीच जो मीडिएटर होता है उसकी कोई लायबिलिटी यहाँ पे तय नहीं की जाएगी, सेक्शन 79। चैप्टर 12 ए कहता है मैं हूँ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, एग्जामिनर को बुलाइए, जो बात करता है 79A। और देन आता है चैप्टर 13, वो कहता है मैं मिसलेनियस 80 से लगा के 94। कोई भी एक्ट पढ़ते हो, कोई भी, उसका मिसलेनियस हमेशा याद रखना, क्योंकि जो मेन चीज़ें होती हैं ना वो चैप्टर 1 में होती है प्रिलिमिनरी में, या फिर चैप्टर लास्ट जैसा मिसलेनियस है। जब मिसलेनियस लिखा हुआ था स्पेशली उसके अंदर बहुत सारा खजाना होता है। और ऐसे जनरली जैसे हम बात करें पार्टनरशिप एक्ट में तो लास्ट मिसलेनियस थोड़ी लिखा है मिसलेनियस, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे SRA की लास्ट चैप्टर मिसलेनियस थोड़ी लिखा हुआ है, तो वो तो कंटेंट और टॉपिक ही हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए सेक्शन नंबर 1 निकाले सभी जने। सेक्शन 1 कहता है मैं हूँ शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमिंसमेंट। बट शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमिंसमेंट से जाने से पहले देखिए आगे प्रियम्बल दी गई है। प्रियम्बल, हाँ इसको प्रियम्बल ही बोलते हैं। अब मैं क्या लगता है प्रियम्बल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, ऐसा नहीं है। प्रियम्बल आपको हर जगह मिलेगी, हर कानून मिलेगी। और कैसे पता चलता है? इंटरप्रिटेशन पढ़ के देखो। इंटरप्रिटेशन कहता है कि हर कानून के अंदर उसका प्रियम्बल लिखा होता है, इसमें भी इसका प्रियम्बल है, इसमें इसका ऑब्जेक्ट है। प्री का साल इस प्रियम्बल से बनेगा। कैसे? देखो अंदर इसमें लिखा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने लिखी हैं और वो सब हमें कहाँ से डिनोट करेगी? BNS से डिनोट करेगी, BSA भी आएगा इसके अंदर, ठीक है। साथ में आपके पास क्या है? बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम भी इसके अंदर आएगा और इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आएगा। तो ये चारों एक्ट के नाम याद रखना, क्योंकि 4 ऑप्शन में आपके आ सकते हैं। मान लीजिए किसी वजह पुराना बैरेक्टर वहाँ पे अभी भी भारतीय दंड संहिता लिखा हुआ है, भाई एक्ट अब नया भी खरीद कर लाया, मान लो 2025 में भी लेके आए हो, बट किसी पब्लिकेशन ने उसको चेंज नहीं किया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जब भी कोई एक्ट अमेंड हो जाता है, पूरा का पूरा रिपीलिंग एक्ट बन जाता है, पुराने को हटा के नया आता है, तो वो ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड किया जाता है कि जहाँ जहाँ भी इनका रेफरेंस है ना, आप उसको ये पढ़ा जाएगा कि जहाँ भी IPC लिखा उसको BNS पढ़ना। तो अब आप ऑटोमेटिक ही ठीक कर लेना, इसको अलग से कराने की जरूरत नहीं। हर एक एक्ट अपना अमेंडमेंट नहीं निकालेगा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। देन आप देखिए सेक्शन 1 कहता है मैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमिंसमेंट। और सबसे बड़ा सरप्राइज, ये एक्ट बना 2000 में, ठीक है। और इसका एक्सटेंड जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से नहीं हुआ, क्योंकि ये वेरी फर्स्ट डे से ही जम्मू कश्मीर में लागू होता था। तो ये जो आपकी रूटीन है ना 31 अक्टूबर 2019 बोलने की, तो याद रखना, ऐसे बहुत सारे कानून है हमारे जिसमें 31 अक्टूबर 2019 नहीं लगता, वो ऑटोमेटिक ही, जैसे TP एक्ट है वो ऑटोमेटिक अप्लाई होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ऑटोमेटिक अप्लाई होता है, NDPS है वो ऑटोमेटिक अप्लाई होता है, वहाँ पे डेट नहीं लिखनी थी। ठीक वैसे IT एक्ट भी अपना ही बाय डिफ़ॉल्ट ही अप्लाई हुआ था। अब सेक्शन 1, 2, 3, 4 देखेंगे, इसमें सेक्शन 4 का अपना प्री का क्वेश्चन आता है, वो पढ़ेंगे डिटेल स्टडी में जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कुछ दिखाने के लिए सेक्शन 2 पे लिख के जा रही हूँ। सेक्शन 2 कहता है डेफिनेशन क्लोज, निकालो डेफिनेशन क्लोज। अब देखो ये डेफिनेशन क्लोज जब आप पढ़ेंगे उतने में आपके छोटे छोटे प्रोबेशन, इंडिसेंट, वर्क प्लेस ऐसे नहीं बढ़ जाएंगे। कितनी डेफिनेशन है देखिए, Z 26 ही हो गई, फिर ZABCDFG और सारी पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन क्लोज आपको रटनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है और छोड़ने लायक भी नहीं है। आप आराम से इसको लिख के करें, पढ़ने का तरीका है, बढ़िया लिखते जाओ और अपने नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। तो इसी कड़ी में हमारे पास IT एक्ट का प्री प्लस मेन का भी क्लास अवेलेबल रहेगा, रिकॉर्डिंग का, और सिर्फ प्री ओरिएंटेड भी रहेगा। अब ये आज के दिन जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ 5 जून 2025 है, एग्ज़ाम की डेट हमारी 27 जुलाई 2025 आ गई है, क्योंकि वीडियो बाद में भी देखा जाएगा। तो कई बच्चे कहते हैं कि अब हम कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स पूरा कैसे होगा? अरे एक तरफ तो आप कहते हो कि भैया पढ़ाई हमारी डेट आने के बाद होती है, तो जब पढ़ाई डेट आने के बाद होती है तो कोर्स तो हो ही जाएगा ना। तो बच्चे फ़ोन करते हैं, मैडम सजेशन दीजिए ना, 1 महीने में मैं कैसे पढ़ूँ? तो मैं जैसे कहती हूँ कोर्स ज्वाइन, वो तो होगा नहीं, तो फिर सजेशन से भी नहीं होगा। फिर
जब कोर्स ज्वाइन करने से कोर्स पूरा नहीं होगा तो मेरे फ़ोन पे 2 शब्द बोलने से आपका कोर्स कैसे ख़त्म हो जाएगा? हो ही नहीं सकता फिर तो आप हमारे कोर्सेज आराम से लीजिए, प्री ओरिएंटेड ले लीजिए, डेफिनेटली आप 4 बार कर लेंगे। रिवीजन ही तो करना, 10 दिन में आपने बस टारगेट करो 10 दिन में जो वीडियो खत्म करनी है। हमारी वीडियो बहुत घंटों की नहीं होती है, बहुत शॉर्ट होती है रैपिड रिवीजन की, आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं। और फाउंडेशन बेस ज्वाइन करना 1 साल के लिए तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जोधपुर आके भी कर सकते हैं, घर बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। आप सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।